तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्गमैन के एपिसोड 56 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने मार्जिंग फोर्ट्रेस को गिरता हुआ देखा था, जहां पर चोरमा हार जाता है। चोरमा के हारने के बाद हमारा सोमा भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। गिरने के साथ ही वो बेहोश हो जाता है और इसी के साथ उसे यहाँ पर फिर से चोन फैमिली की पैट्रियार्च की बात याद आती है। चोन फैमिली की पैट्रियार्च उसे कहती है कि हालांकि तुमने यहाँ पर अपनी सारी की सारी मेमोरीज को खो दिया है, इसका मतलब यह है कि अभी बिल्कुल भी तुम एक बीस्ट की तरह ही हो, यानी कि जैसे कि तुम अभी एक बीस्ट की तरह थे। मेमोरीज ना होना यहाँ पर बिल्कुल एक बीस्ट की तरह ही होता है। लेकिन इसके बावजूद अब जबकि तुम्हारे पास एक इथीरियल बॉडी है, इथीरियल बॉडी की मदद से तुम आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करोगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर हमेशा की पावर रहेगी। अगर तुम अपनी सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को भूल भी जाते हो तब भी तुम्हारे पास की पावर मौजूद रहेगी। तुम्हारी बॉडी हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन राम में रहेगी, यानी कि तुम इसी तरह जवान रहोगे, तुम कभी बुढ़े नहीं हो सकते। तुम सिर्फ और सिर्फ सांस भी लेते रहो तब भी तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को वापस हासिल कर सकते हो। जब तुम्हारी बॉडी के अंदर पांचों एलिमेंट्स दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे तब तुम्हारी सारी की सारी पावर तुम्हारे पास वापस आ जाएगी और तुम फिर से पहले वाले बायरोंग बन जाओगे। तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना होगा, इस दुनिया में ग्रेटेस्ट होना यही सिर्फ और सिर्फ सब कुछ नहीं है, यानी कि इस दुनिया में अगर तुम महान हो तो ये सब कुछ नहीं होता। मेरी एक और बात को याद रखना कि मुझे लगता है कि तुम्हें अगर अपनी मेमोरीज को भुला दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपनी मेमोरीज को वापस से हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ये बात अच्छी नहीं होती कि आपको अपनी मेमोरीज वापस याद आ जाए, क्योंकि कुछ मेमोरीज जो होती है वो बहुत ज्यादा दुख देती हैं। लेकिन अगर तुम वाकई में अपनी मेमोरीज को वापस हासिल करना चाहते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पर डिपेंड करेगा सोमा कि आज के बाद से तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या चाहते हो। इसके साथ ही मैं सोमा अपनी आंखें खोलता और कहता है कि मुझे याद आ रहा है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में क्या कुछ किया है। इसी के साथ उसे याद आता है कि उसने कितने लोगों की जान ली है। सोमा जो था, यानी कि जब वो बायरोंग हुआ करता था, और आपको ये स्टोरी मैंने पहले सुनाई थी, जहाँ पर चलता जाता है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, हर साल गुजरने के साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है और रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को मार डालता है। सोमा यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था, वो सोच रहा था कि मैं क्या हूँ, क्या मैं बायरोंग हूँ या फिर मैं सोमा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ याद नहीं आ रहा, क्या है मैंने किया क्या, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में क्या कुछ किया है। तो सोमा कहता है कि वाई मेरे जिंदा रहने की रीजन क्या है, यानी कि क्यों मैं जिंदा क्यों हूँ। यहीं पर से दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पर लाइटनिंग स्वर्ड उसके साथ बायरू होता है। तो बायरू वहाँ पर उठने की कोशिश करता है, तो वो उठकर सामने की तरफ देखता है, क्योंकि वहाँ पर से आवाजें शांत हो चुकी होती हैं, फाइटिंग की आवाज खत्म हो चुकी होती है। तो बायरू कहता है लगता है कि हम लोग जीत चुके हैं। तो कैप्टन बायरू उठकर खड़ा होता है, अपनी तलवार का सहारा लेते हुए जैसे थोड़ा सा आगे चलने लगता है, वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है कि लगता नहीं है कि मैं दोबारा उठ पाऊंगा। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी म्यूनियम यूनियन के लोग यहाँ पर आ जाएंगे, तो जब तक वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं मैं रेस्ट कर लेता हूँ। वहीं पर फिर से सो जाता है। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फैंटम डीमन ने अपनी जितने भी उसके जियांगशी थे उन सभी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा पैलेस गिर गया था। तो वहाँ पर मलबे के अंदर से 27 बाहर निकलता है, वो बाहर निकलता और कहता है कि फैंटम डीमन तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि ली गाना से कहता है कि मुझे लगता है कि वो जा चुका है, वो यहाँ से चला गया है। और इसी के साथ ही बैक्शुआ भी बाहर निकलती है और अभी वो अपने मुंह से ब्लड खांसी होती है, क्योंकि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा जख्मी होती है। तो वो दोनों से कहते हैं कि तुम ठीक हो, तो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, मुझे तो अभी यहाँ पर चौनमा को हारता हुआ देखना है। वो कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर फाइटिंग की आवाज क्यों नहीं आ रही, लगता है कि सब कुछ शांत हो चुका है। नेक्स्ट सीन में फ्लावर गार्डन का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें वाइस लेडी को दिखाते हैं कि वाइस लेडी की पूरी बॉडी वहाँ पर आइस के अंदर कवर होती है। लेकिन वीवी को दिखाते हैं कि वीवी उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हम दोनों के दरमियान में जो झगड़ा था वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। वीवी की हालत भी यहाँ पर अच्छी नहीं होती, उसकी बॉडी से ब्लड बह रहा था और इसी ब्लड बहते हुए बॉडी के साथ वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया ताकि वहाँ से वापस जा सके। जबकि अंदर का सीन दिखाते हैं वो सभी सोल्जर्स जो कि अपने घर वालों को बचाने के लिए भागते हुए अंदर आते हैं, वो सभी लोग जल्दी से जंप करते हुए ऊपर जाते हैं, सेल्स को खोलते हुए जाकर अपने अपने प्यारों से मिलते हैं। वो अपने लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, किसी की बेटी वहाँ पर होती है, किसी की बीवी वहाँ पर होती है, किसी की माँ वहाँ पर होती है। वहाँ पर जो लोग कैद थे वो सभी लोगों ने बात सुनी थी जब सोमा ने यहाँ पर चोरमा से कहा था कि वो बायरोंग हो सकता है। तो वो सभी लोग अपने लोगों को बता रहे होते हैं, सोल्जर्स को बता रहे होते हैं कि इस लड़के ने कहा था कि ये बायरोंग है। तो वो लोग कहते हैं क्या वाकई में ये बायरोंग है, लेकिन बायरोंग के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ साल पहले गायब हो गया था और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो मोटू यहाँ पर अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर यहाँ पर तो सब कुछ काफी ज्यादा बिखरा हुआ है, हम लोग यहाँ पर सारी कड़ियां कैसे जोड़ेंगे। वैसे एक आगे बढ़ता है जाकर सोमा की बॉडी को चेक करता है और कहता है कि इस लड़के की बॉडी के अंदर जितनी हड्डियां हैं वो सारी की सारी टूट चुकी हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसके मेडियन पॉइंट्स जो हैं वो भी काफी बुरी तरह से बर्बाद हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये लड़का दोबारा से उठकर खड़ा हो पाएगा। मास्टर आगे बढ़ता है, उसको चेक करता है और कहता है कि लेकिन ये लड़का अभी तक सांस ले रहा है, इसका मतलब यह है कि हम लोग इस लड़के को बचा सकते हैं। तो वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि चलो इस लड़के को उठा लो, हम लोग इसे लेकर इसके घर जा रहे हैं। तो मोटू कहता है कि लेकिन मास्टर हम लोग कहाँ पर जाएंगे, इसका घर कहाँ पर है। तो मास्टर उसे कहता है कि हम लोग इसके घर जा रहे हैं, वहाँ पर ये रहा करता था। तो मोटू से कहता है लेकिन मास्टर क्या आपको पता है कि बायरोंग कहाँ पर रहता था। तो उसके मास्टर उसे कहते हैं कि बायरोंग का तो नहीं पता, लेकिन ये लड़का हाकगुल में रहता है, तो चलो हाकगुल में चलते हैं। तो वो कहता है लेकिन मास्टर आपने तो कहा था कि हमें बायरोंग के होम टाउन में जाना है। मास्टर उसे कहते हैं कि हमें वहीं पर जाकर पता चलेगा कि बायरोंग कहाँ पर रहता था, तो चलो जल्दी से इस लड़के को लेकर हाकगुल में चलते हैं। और वो लोग हमारे सोमा को उठा लेते हैं और वहाँ पर से हाकगुल की तरफ निकल जाते हैं। पर ये सभी लोग अब अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने के बाद 77 जो था अपने रास्ते जा रहा था और सोच रहा था कि फैंटम डीमन ने उससे जो बात कही थी, फैंटम डीमन ने उससे कहा था कि तुम डीमन क्लैन के
डिसेंडेंट हो। तो वो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है और कहता है उसने ये बात क्यों कही थी, आखिर उसने यहाँ पर ये बात कही क्यों। यहाँ पर ये सोच रहा था कि मैं ड्रैगन स्वॉर्ड फैमिली का मेंबर हूँ और मैं यहाँ पर फैंटम डीमन को इसलिए मारा क्योंकि फैंटम डीमन ने ड्रैगन स्वॉर्ड फैमिली के सभी लोगों को मार दिया था। लेकिन उसने कहा कि वो 7 लोग जो कि मुझे अपना फादर कह रहे थे, क्योंकि मुझसे कह रहे थे कि वो मेरे फादर हैं, लेकिन असल में वो सभी लोग डीमन क्लैन के डिसेंडेंट्स हैं और वो सिर्फ फैंटम डीमन को मारने के लिए मुझे यूज कर रहे थे। क्या ये बात वाकई में सच हो सकती है? तो वो अपने घर में चला जाता है, वहां पर जाकर लेट जाता है, कहता है क्या मुझे उसकी बकवास के ऊपर यकीन करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो 7 लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी जोड़ नहीं पा रहा क्या मैं वाकई में ड्रैगन स्वॉर्ड फैमिली का मेंबर हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि उसने झूठ तो नहीं बोला होगा। 77 यहाँ पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो सोच रहा था कि लगता है कि मुझे इस बारे में और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, तब जाकर पता चलेगा क्या मैं डीमन क्लैन का मेंबर हूँ, जहाँ पे ड्रैगन स्वॉर्ड फैमिली का मेंबर हूँ। और दूसरी तरफ कैप्टन बायरू को दिखाते हैं, डॉक्टर उसको चेकअप करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा बेहतर है। उसके सोल्जर्स भी वहीं पर होते हैं, सोल्जर उसे बता रहे होते हैं कि वहां पर हमारे पास कितने ज्यादा लोग थे। तो वो उसे कहता है कि हम वहां पर पूरे 999 लोगों को लेकर गए थे जो कि स्पेशल यूनिट में थे, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 37 हैं जो मरे हैं और बाकी के सभी लोग सेफ एंड साउंड है, वो सभी लोग वापस आ चुके हैं। बायरू उनकी बात सुनने के बाद उदास हो जाता है। तो सोल्जर उसे कहता है कैप्टन आपको यहाँ पर ये बात सोचकर उदास होने की जरूरत नहीं है कि वो सभी लोग आपकी वजह से मरे हैं, सभी लोग आपकी वजह से नहीं मरे। अगर यहाँ पर वाकई में जंग होती तो मुझे लगता है कि ये 999 भी नहीं बचते, बाकी के सभी लोग भी मारे जाते। वजह से यहाँ पर बहुत ही कम मौतें हुई हैं। तुम्हारा कैप्टन बायरू से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहां पर जाओ, सभी के सभी सोल्जर्स को वहां पर से लेकर उनके सभी की डेड बॉडीज को लेकर आओ और यहाँ पर उन सभी लोगों को अपने सोल्जर्स के अंदाज में एक बहुत ही अच्छा एजाज देकर उनको दफनाया जाए ताकि उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके। सभी सोल्जर उसे कहते हैं ठीक है कैप्टन, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। तो कैप्टन बायरू यहाँ पर डॉक्टर से पूछता है मुझे ये बताओ कि वो छोटी आंखों वाला बंदा कहाँ पर है। तो उसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, इस वक्त दूसरा डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहा है। और वो बैक्चुआ का भी उससे पूछता है तो डॉक्टर कहता है कि बैक्चुआ भी इस वक्त दूसरे रूम में और वहाँ पर लड़कियां उसे ट्रीट कर रही है। तो दूसरे रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बैक्चुआ को लड़कियां ट्रीट कर रही होती हैं। ली कर्नक वहाँ पर बाहर खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि बैक्चुआ सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। कि हम लोग तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे, हम लोग तो यहाँ पर वार की तैयारी कर रहे थे और यहाँ पर म्यूरियम यूनियन के बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। यहाँ पर पूरे म्यूरियम यूनियन की तरफ से तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहता हूँ और तुम यहाँ पर अब वापस अपने हवा पैलेस में जा सकती हो। बैक्चुआ से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं जिंदा रह सकूं। बैक्चुआ से कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि इसके बाद आगे तुम क्या करने वाले हो। तो वो कहता है कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर मारियोंग टेम्पल को दोबारा से रीबिल्ड करेंगे, उसको दोबारा से रीबिल्ड करेंगे और उसके ऊपर म्यूरियम यूनियन की हुकूमत होगी और उसके बाद वहाँ पर उसको रीबिल्ड करने के बाद लोगों को वहाँ पर बसाएंगे। मुझे पता है कि इसमें हमारा बहुत सारा टाइम लगने वाला है और अगर हमारी किस्मत में हुआ तो मुझे लगता है कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें गुड बाय बोलना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही वो वहाँ पर से जाने लगता है और चाहते हुए कहता है और रही बात उस सायरन बॉय की, वो लड़का अभी तक जिंदा है लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर वो लड़का वाकई में बायरियोंग है तो मुझे लगता है कि तुम्हारा उस लड़के के साथ जो रिलेशनशिप है वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम इसको अपनी बुरी किस्मत ही समझ लो। बैक्चुआ के बात सुनने के बाद अंदर से बाहर निकल आती है और उसे कहती है जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा बुरा रिलेशनशिप है। नेक्स्ट सीन जो होता है गोस्ट वैली का दिखाया जाता है। गोस्ट वैली में वीवी वापस आती है, वो बुरी हालत में वापस अपने रूम में आती है तो याचा पहले से उसके रूम में खड़ा होता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है, लगता है कि तुम्हारी ओपोनेंट डैंग सो योंग थी। कहती है कि हाँ वही मेरी ओपोनेंट थी। याचा उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुमने यहाँ पर जानबूझकर इस फैक्ट को छुपा कर रखा हुआ था कि वो लड़का बायरियोंग है? मुझे पहले से पता होता कि वो लड़का बायरियोंग है तो फिर यहाँ पर सीन कुछ अलग ही होता। वीवी उसे कहता है कि मैं खुद भी इस बारे में श्योर नहीं थी कि वो लड़का वाकई में बायरियोंग है या फिर कोई और है। तो वो कहता है अगर वो वाकई में हमारा चीफ बायरियोंग है इसका मतलब यह है कि तुम्हारा उसके साथ जो रिलेशनशिप है ये एक बहुत ही बुरा रिलेशनशिप है। वीवी उसकी बात सुनने के बाद कहती है हाँ तुमने वाकई में ठीक कहा, किस्मत ने हमें यहाँ पर दोबारा से मिलाया और ये रिलेशनशिप वाकई में बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 56 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।